हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग। चैप्टर 6 में हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट जो पार्ट 1 है हमारा 12 चैप्टर्स का, उसके हम लोग हाफ वे में है और ये चैप्टर भी जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। इसका पार्ट 3 में हम लोग बात करने वाले हैं लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन को लेकर ये चैप्टर है। ठीक है, अभी तक हमने इस चैप्टर में जो है मैं कहूंगा कि हमने आइस मासेस के बारे में या टाइप्स ऑफ आइस मासेस के बारे में पढ़ लिया है और हमने कुछ हाईलैंड्स जो लैंडफॉर्म बनते हैं, यानी कि जो हाईलैंड पे बनते हैं, यानी कि जो अपर कोर्स में बनते हैं, उनकी बात हमने कर ली है और कुछ हमने जो लोअर कोर्स में बनते हैं उनकी बात भी करी है। लेकिन हमने स्पेसिफिकली जो अभी तक बात करी है वो सारी की सारी डिपोजिशनल नहीं है। ठीक है, सारे के सारे कैसे हैं, इरोजनल है। ठीक, जैसे हमने कल भी जो डिस्कशन अपना एंड किया था, जहां पर हमने बात की थी यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ्स या ग्लेशियल वैलीज की बात की थी, हमने हैंगिंग वैलीज की बात की है, हमने मोरेन्स की बात की है, हमने रॉच मॉर्टिनी की बात करी है, हमने क्रेग एंड टेल की बात करी है। ये सारे के सारे जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे सारे के सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे, जैसे कि आपके ग्लेशियल टिल है, आपके टर्मिनल मोरेन्स हैं, आपके एस्कर्स हैं, ड्रमलिन्स हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे इस चैप्टर में और उसी के साथ ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि ये कोर्स जो है वो आप लोगों के ही डिमांड पर लाया गया था, क्योंकि आप लोगों ने काफी भारी डिमांड की थी जीसी लियोंग के कोर्स की, तो आप लोगों के लिए कोर्स लाया गया था। लेकिन आजकल थोड़ा सा देखने को ये मिल रहा है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा इस कोर्स में नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आप लोगों के रिस्पॉन्स पर, अगर आप लोगों की डिमांड पर अगर कोर्स लाया गया था तो यू शुड बी वॉचिंग इट वेरी मच। ठीक है, आप लोग उसको खुद भी देखें, आप लोग उसको शेयर भी करें, तो काफी सारे लोगों को जो है इसका वो फायदा मिलेगा। अगर आप लोगों को कुछ चीज नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज बताएं, उसमें फिर जितने जल्दी आप लोग बताएंगे उतनी जल्दी परिवर्तन किया जाएगा। अगर सब कुछ सही है या आप लोगों को कोर्स पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी कुछ भी कारण है तो जरूर बताइएगा। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उन लोगों को भी कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई वीडियो पोस्ट हो तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पहले यहां पर जितने भी लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं आज, उनको हम लोग पहले इस तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा फिगर की हेल्प से। उसके बाद फिर जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स वाला जो पार्ट है, द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लेशिएशन, उसको हम लोग जाके वापस से फिर बुक में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर लैंडफॉर्म दिया गया है आज हमें जो पढ़ना है, दैट इज योर बोल्डर क्ले और ग्लेशियल टिल। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज एन अनसॉर्टेड ग्लेशियल डिपॉजिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड का मतलब है कि इसमें कोई स्ट्रेटिफिकेशन या सॉर्टिंग नहीं है, इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ। ठीक है, ये एक मिक्स्ड है, यानी कि इसमें बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे फिगर में दिख रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा बड़े पत्थर भी हैं, फिर इसके थोड़े छोटे पत्थर भी हैं, फिर और छोटे से ग्रेवल्स वगैरह भी हैं, तो ये सारे के सारे इसमें मिक्स है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अनसॉर्टेड, कंप्राइजिंग ऑफ रेंज ऑफ इरोडेड मटेरियल्स, जैसे कि बोल्डर्स हैं, एंगुलर स्टोन्स हैं, स्टिकी क्ले है एंड फाइन रॉक फ्लोर, सब कुछ है इसमें। इट इज स्प्रेड आउट इन शीट्स नॉट माउंड्स, ये ध्यान रखना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्लेन है, यानी कि शीट के फॉर्म में है, कोई माउंड नहीं है। माउंड मतलब होता है टीला, टीला सा यहां पर नहीं बना हुआ है। ठीक, एंड फॉर्म्स जेंटली अंडुलेटिंग टिल और ड्रिफ्ट प्लेन्स, और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ड्रिफ्ट प्लेन या जो चीज बनी हुई है, दैट इज नोन एज अ टिल और अ ड्रिफ्ट प्लेन। ठीक, द लैंडफॉर्म इज रादर मोनोटोनस एंड फीचरलेस, आप यहां पर देख सकते हैं कितना ज्यादा मोनोटोनस है और ऐसा यहां पर कोई फीचर भी नहीं है, मतलब एक ही तरीके का है। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको पहाड़ी दिख रही है, कहीं पर आपको प्लेन दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, फीचरलेस है। द डिग्री ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सच ग्लेशियल प्लेन्स डिपेंड्स वेरी मच ऑन द कंपोजिशन ऑफ द डिपोजिशनल मटेरियल, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके के जो बोल्डर्स, एंगुलर स्टोन्स, स्टिकी क्लेस, फाइन रॉक मटेरियल्स हैं, ये किस तरीके के मटेरियल्स हैं, इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस तरीके के जो ग्लेशियल प्लेन्स या जो ड्रिफ्ट प्लेन्स या टिल्स हैं, उनकी फर्टिलिटी कैसी है, कि वहां की जो जगह है वो उपजाऊ है, फर्टाइल है या नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि सम ऑफ द बोल्डर क्ले प्लेन्स सच एज द ईस्ट एंग्लिया एंड द नॉर्दर्न मिडवेस्ट ऑफ यूएसए फॉर्म रिच एरेबल लैंड्स। एरेबल का मतलब होता है कल्चरेबल लैंड, यानी कि जहां पर फर्टिलिटी थोड़ा सा ज्यादा है और जिस लैंड पर क्रॉप ग्रो की जा सकती है। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं, क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। ठीक है, यहां पर क्रॉप्स वगैरह जो है वो उगाई जा सकती हैं, दैट इज नोन एज योर एरेबल लैंड्स। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं कि बोल्डर क्ले और ग्लेशियल टिल जो है वो क्या होता है। इसके बाद जो अगला फीचर आप लोगों की बुक में दिया गया है, दैट इज योर इरेटिक्स। ठीक है, इरेटिक्स क्या होता है, दीज आर बोल्डर्स ऑफ वेरिंग साइजेस
दैट वर ट्रांसपोर्टेड बाय आइस। पहली बात तो यह है क्योंकि ये आइस का ही फीचर है, मतलब ग्लेशियर्स का फीचर है, तो आइस द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ये तो सिंपल सी ऑब्वियस बात है। दे केम विद द एडवांसिंग ग्लेशियर्स और आइस शीट्स, बट व्हेन द आइस मेल्टेड दे आर लेफ्ट स्ट्रैंडेड इन द रीजन्स ऑफ डिपोजिशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, डिपोजिशनल फीचर्स है, तो क्या होगा कि ये आइस ग्लेशियर्स के साथ आएंगे। ठीक है, जो आइस शीट्स है, जो ग्लेशियर्स हैं, उसके साथ ही आएंगे, और जब हमारी आइस मेल्ट कर जाएगी तो ये स्ट्रैंडेड का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ये अकेले हो गए अब। ठीक है, ये अकेले हो गए, ये बेसहारा हो गए, जहां पर भी डिपोजिशन का रीजन होगा, यानी कि जहां पर भी ये रुके, जहां पर भी बर्फ पिघली है वहीं पर ये रुक गए। ठीक, इनको बोला जाता है इरेटिक्स, बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ मटीरियल्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रीजन इन विच दे आर फाउंड। ठीक है, यानी कि जिस रीजन में ये पाए जाते हैं, ये जिस मटेरियल से बने हैं वो उस रीजन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये तो कहीं और से आए हैं, है ना। ये जिस रीजन में डिपॉजिट हुए हैं ये वहां से तो मतलब वहां पर तो बने नहीं है, ये कहीं दूर से आ रहे हैं, बर्फ के साथ आए, ये बर्फ पिघल गई, ये बेचारे वहीं पर रह गए। ठीक है ना, बेचारे ही कहेंगे इनको अब, क्योंकि बर्फ तो इनको अपने साथ लाई, फिर इनका आधे में रास्ता छोड़ गई, मतलब साथ छोड़ गई, अपना तो पिघल गई, अब इनको यहीं पर छोड़ गई। ठीक है, तो इसलिए इनका जो फॉर्म है या जिस मटेरियल से बने हुए हैं वो अलग होंगे जहां से आए हैं उसके अकॉर्डिंग। सच इरेटिक्स आर दस मोस्ट यूजफुल इन ट्रेसिंग द सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द आइस मूवमेंट। अब ठीक है, अब देखिए इससे क्या होगा, हमें ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर का जो मटेरियल है उससे ये पता लग सकता है कि ये कहां से आए हैं, इनका सोर्स क्या है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल जो इसमें पाया जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन भी पता लग सकता है कि किस डायरेक्शन से आए थे। समटाइम्स द इरेटिक्स मे बी फाउंड पर्च्ड इन प्रिकैरियस पोजीशन जस्ट एज द आइस ड्रॉप देम एंड दे आर देन टर्म्ड पर्च्ड ब्लॉक्स। जो यहां पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, दिस इज योर पर्च्ड ब्लॉक ओनली। ठीक है, पर्च्ड ब्लॉक मतलब आप देख सकते हैं, देखिए कितना बड़ा ये ब्लॉक है। ठीक है, ये वाला ब्लॉक कितना बड़ा है, और इस तरीके से कैसे ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर अटका हुआ है। तो ऐसे कैसे अटका है ये आपको समझना है कि ये अटका कैसे, किसी ने इसके ऊपर ऐसे उठा के रखा तो होगा नहीं, है ना। ये क्या होगा, आपको इस तरीके के कभी कभी बहुत जगह इस तरीके के पत्थर वगैरह दिखाई देंगे कि बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है वो बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिशंस में अटके हुए हैं, या इस तरीके के छोटे छोटे पत्थर के ऊपर अटके हुए हैं। तो वो कैसे अटके, दे आर नोन एज पर्च्ड ब्लॉक्स। और हुआ क्या कि ये ऐसे यहाँ पर आए, बर्फ मतलब ऐसे करके ये रुके हुए थे यहाँ पर, पूरे में इसके चारों तरफ ऐसे करके बर्फ होगी पहले। ठीक है, अब ये बाद में क्या हुआ कि जो बाहर का ये रीजन मैं दिखा रहा हूं, जैसे इसको अगर ऐसे दिखाऊं, ये पूरी बर्फ होगी पहले। ठीक है, ये बर्फ के साथ आए, अब क्या हुआ कि बर्फ पूरी की पूरी पिघल गई, और ये यहाँ पर नीचे ऐसे करके पत्थर थे, ये तो इसी के ऊपर अटक गए। ठीक है, दे आर नोन एज पर्च्ड ब्लॉक्स। ठीक, एग्जाम्पल्स ऑफ सच ब्लॉक्स आर कॉमनली एनकाउंटर्ड इन बोथ लोलैंड एंड हाईलैंड एरियाज इन यूरोप, जैसे कि सिलूरियन ग्रिड्स आर फाउंड पर्च्ड ऑन दी कार्बोनिफेरस लाइमस्टोन ऑफ द पेनिन्स, देयर प्रेजेंस इन लार्ज नंबर्स अ हिंड्रेंस टू फार्मिंग। क्योंकि अब देखिए, अगर इस तरीके के जो ये पर्च्ड ब्लॉक्स हैं, अगर किसी लैंड के ऊपर ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तो वहां पर फिर एग्रीकल्चर में या फार्मिंग में दिक्कत होगी, वहां पर मशीन्स वगैरह जो है, एग्रीकल्चरल मशीनरी वगैरह का यूज हम लोग ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये फार्मिंग में या एग्रीकल्चर में जो है एक हिंड्रेंस पैदा करते हैं, एक रुकावट या बाधा पैदा करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा फीचर है, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, दैट इज ड्रमलिन्स। अब ड्रमलिन्स क्या होते हैं, देखिए, these are swarms of oval elongated whaleback hummocks, ठीक, composed wholly of boulder clay। boulder clay के बने हुए हमॉक्स हैं। हमॉक्स मतलब इस तरीके के छोटे से जो पहाड़ से आप कह सकते हैं वो है। ठीक है, with their elongation in the direction of the ice flow, ये वर्ड आइस है, ये जिस तरीके से यहां को मूव कर रहा है, तो इसी तरफ को देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो, इसी डायरेक्शन को ये elongated हो रखे हैं, यानी कि इसी तरफ को ये बड़े हो गए हैं ऐसे करके। ठीक है, that is on the downstream side। ठीक है, they are low hills varying from a few yards to 400 feet in height, यानी कि इनकी हाइट जो है वो काफी कम होती है, few yards यानी कि कुछ गज से लेकर 400 फीट तक की, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और अगर लंबाई की बात करें तो ये कुछ 1 मील या 2 मील लंबे हो सकते हैं। they appear a little steeper on the onset side and taper off at the leeward side, leeward end। ठीक है, यानी कि जिस तरफ से स्टार्टिंग हो रही है, दिस साइड, दिस इज नोन एज योर, ये कौन सी साइड है, दिस इज ऑनसेट, मतलब जिस तरीके से स्टार्टिंग हो रही है, जहां को आपका ग्लेशियर फ्लो कर रहा है, उसकी फ्लो की डायरेक्शन में जो पहला साइड एनकाउंटर होगी, दैट इज नोन एज ऑनसेट साइड। ठीक है, और फिर जो इसकी अपोजिट साइड है, दिस इज नोन एज योर लीवर्ड साइड। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, जहां पर हम क्रेग एंड टेल डिस्कस कर रहे थे, वहां पर मैंने आपको लीवर्ड साइड के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये लीवर्ड साइड है। लीवर्ड साइड इसकी जो है वो ज्यादा टेपर्ड है, आप देख सकते हैं कि वो ज्यादा लंबी है। ठीक है, दे आर अरेंज्ड डायगनली एंड सो आर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी। देखिए, अभी नीचे देखिए, अगर इतने तरीके के ये सारे बने होंगे तो ये क्या है, जो बास्केट ऑफ एग होता है, मतलब अंडे की आपने ट्रे देखी है ना, अंडे की ट्रे में अगर आप देखेंगे साइड से तो कुछ आपको इसी तरीके से दिखाई देते हैं अंडे ऊपर को निकले हुए, तो ये वही चीज है, इसीलिए इसको बोला जाता है
बास्केट ऑफ एक्स ट्रोपोग्राफी। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन भी सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बास्केट ऑफ एक्स ट्रोपोग्राफी क्या है। तो ध्यान रखिएगा, बास्केट ऑफ एक्स ट्रोपोग्राफी इज नथिंग बट योर ड्रमलिन्स। ठीक, लार्ज नंबर्स ऑफ देम आर फाउंड इन द काउंटी डाउन इन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द ग्लेशिएटेड प्लेन अराउंड द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका। इसीलिए आप लोगों के लिए इस तरीके से फिगर्स वगैरह की हेल्प से दिखाया जा रहा है, ताकि अगर आप लोगों को एक बार ये फिगर दिख जाए, ठीक है, एक बार आप इसको एक दो बार मतलब ये लेक्चर देख लें, पढ़ लें, तो ये फिगर वगैरह आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगी। और उसके बाद फिर क्या है कि आप लोग कभी भी ये चीज भूलेंगे नहीं कि बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी जो है वो कैसे दिखता है, ड्रमलिन क्या है, कहां पर इसकी ऑनसाइड साइड है, कहां पर इसकी जो लीवर्ड साइड है, किस तरीके से वो ज्यादा टेपर्ड है, वो सारी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो अगला है दैट इज योर एस्कर्स। एस्कर्स क्या होता है? दीज आर लॉन्ग नैरो साइनस रिजेस। साइनस मतलब ये वर्ड बना है जो हमारी साइन वेव होती है उससे, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं दिस हैज अ वेवी नेचर या वेवी कैरेक्टर। ठीक, composed of sand and gravel which mark the former sites of the subglacial meltwater streams। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपको इस तरीके से रिज सी दिख रही है, ठीक है, ये जो आपको इस तरीके से रिज सी दिख रही है, दिस इज योर, यही एस्कर्स है। ठीक है, दीज आर योर एस्कर्स। दे वेरी फ्रॉम अ फ्यू फीट टू 200 फीट इन हाइट, यानी कि इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है, एंड मे बी सेवरल माइल्स लॉन्ग, लेकिन लंबे ये काफी हो सकते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ माइन दैट इज यूएसए The outstanding एस्कर्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस रिज ऑफ 100 माइल्स। कहीं कहीं पर इतने लंबे भी हो सकते हैं कि कंटिन्यूअस 100 माइल तक की रिज भी इनकी हो सकती है। दे आर वेरी न्यूमरस इन स्कैंडिनेविया, एग्जाम्पल द पंकहराजू एस्कर ऑफ फिनलैंड। एज एस्कर्स आर मेड अप ऑफ हाईली पोरस सैंड एंड ग्रेवल, वाटर इज रैपिडली ड्रेन्ड ऑफ फ्रॉम देयर क्रेस्ट एंड दे may not support many trees, though in Finland they often form ट्री कवर्ड रिजेस बिटवीन लेक्स। ठीक है, जनरली बात की जा रही है कि इनका जो ये रिज है, मतलब जो इनका टॉप होगा वो क्रेस्ट होगा, ठीक है, तो वहां पर जनरली क्या होगा कि उसमें जो मिट्टी है या जो वहां पर सैंड है, जो ग्रेवल है, वो काफी ज्यादा पोरस होगी, और पोरस होगी तो उससे क्या होगा कि उसके थ्रू जो है वो वाटर सीप कर जाएगा, यानी कि उसके अंदर वाटर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि वाटर उनके आप कह सकते हैं कि जो ड्रेन है वहां से, मतलब उनका जो क्रेस्ट है वहां से वाटर क्या हो जाएगा, दे विल बी ड्रेन्ड ऑफ। ठीक है, और उस तरीके से वहां पर फिर कोई भी वो ट्रीज वगैरह को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जनरली ये बात है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि फिनलैंड में जो है इस तरीके का एक एस्कर है जहां पर ट्री कवर्ड रिज जो है वो लेक्स के बीच में बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद है टर्मिनल मोरेन्स। टर्मिनल मोरेन्स हालांकि हम लोग कल के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर टर्मिनल मोरेन्स और रिसेशनल मोरेन्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन ये यहां पर फिर से दिया गया है तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहां पर भी देख लेते हैं। टर्मिनल मोरेन्स क्या है? These are made up of coarse debris deposited at the edge of the ice sheet to form hummocky and hilly country such as the Baltic heights of the North European plain। ठीक है, यहां पर आप देखिए, इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं, इस तरीके से ये डिपॉजिट जो हो रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला डिपॉजिट आप कह सकते हैं दिस इज योर टर्मिनल मोरेन। ठीक है, ये टर्मिनल मोरेन ही है। ठीक है, आई होप आपको ये कलर दिख रहा है, या मैं इसको एक मिनट I can write it with black। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर दिख जाए। ये जो यहां पर इस तरीके से बन रहा है दिस इज योर टर्मिनल मोरेन। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज योर टर्मिनल मोरेन। हमने कल भी बात की थी कि इससे जो पीछे के यहां पर बनते हैं दे आर योर रिसेशनल मोरेन्स। ठीक है, और जो लास्ट में इस तरीके का बन रहा है दैट इज योर टर्मिनल मोरेन। और इसके आगे का जो रीजन होगा दैट इज जनरली, और जो नेक्स्ट दिया गया है दैट इज आउटवॉश प्लेन्स। ठीक है, यहां पर का जो रीजन होगा दिस विल बी योर आउटवेस्ट प्लेन। हालांकि मैंने इसको नीचे दूसरे फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या है। दीज आर मेड अप ऑफ फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स। फ्लूवियो ग्लेशियल का मतलब कुछ नहीं है, ग्लेशियर तो आपको पता ही है, ग्लेशियर जो है, और फ्लूवियो का मतलब होता है विच इज फ्लोइंग। ठीक, वॉश्ड आउट फ्रॉम द टर्मिनल मोरेन्स बाय द स्ट्रीम्स एंड चैनल्स ऑफ द स्टैग्नेंट आइस मास। ठीक है, यानी कि इसके आगे का जो रीजन है वहां पर ही होगा। द मेल्ट वाटर सॉर्ट एंड रीडिपॉजिट द मटीरियल इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स from the low hilly heathlands such as the Lüneburg heath of the North European plain to undulating plains where terraces, alluvial fans and deltaic deposits of the melt water streams make up the landscape। ठीक है, यानी कि इसमें जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स है, जैसे कि कुछ लो हिल्स टाइप के बन सकते हैं, या फिर कुछ अंडुलेटिंग प्लेन्स बन सकते हैं जहां पर एलुवियल फैंस हो, जहां पर डेल्टाइक डिपॉजिट्स हो, इस तरीके के। ठीक है, फिर इसमें एक तरीके के आप कह सकते हैं कि कुछ हिल्स टाइप के बनते हैं, दे आर नोन एज केम्स। स्मॉल राउंडेड हिलॉक्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल मे कवर पार्ट ऑफ द प्लेन। कहीं कहीं पर ये हो सकता है
कहीं कहीं पर क्या हो सकता है कि इसमें लेक्स भी हो सकते हैं, वेयर द डिपोजिशन टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग रिजेस एंड डिप्रेशंस, द लेटर में कंटेन कैटल लेक्स। जहां पर डिप्रेशन होंगे वहां पर कैटल लेक्स बन सकते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि ये डिप्रेशन बन गया, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, दिस इज अ लेक, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर कैटल लेक। और जहां पर ये कुछ ऊंचा सा पोर्शन हो सकता है, हिल्स का पोर्शन हो सकता है, दैट इज नोन एज योर किम, ठीक, एंड गिव राइज टू कैरेक्टरिस्टिक दैट इज योर नॉब एंड केटल टोपोग्राफी। तो आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज अपर रीजन, ये यहां पर फिर इस तरीके से लेक बन गया, तो ये जो इस तरीके का है दैट इज योर नॉब एंड केटल टोपोग्राफी, ठीक है। और यहां पर का जो रीजन मैंने आपको दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा जो इस तरीके का रीजन है, यानी कि ये आपके सारे के सारे टर्मिनल मोरेन्स हैं, और इसके आगे का जो रीजन है ये वाला पूरा का, ठीक है, इसको मैं इस कलर से दिखाता हूं। ये जो पूरा का पूरा रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज एवरीथिंग योर, क्या है ये जो आपका रीजन है पूरा का पूरा, दिस इज योर आउटवॉश प्लेन्स, ठीक है। और इसी आउटवॉश प्लेन्स में जो है अलग अलग तरीके के डिपॉजिट्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के जो लैंडफॉर्म्स वगैरह है वो बन सकते हैं, दिस इज योर आउटवॉश प्लेन्स। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि आउटवॉश प्लेन्स जो है वो जहां पर टर्मिनल मोरेन्स कंप्लीट हो जाएगा उसके आगे का जो पोर्शन है दैट इज योर आउटवॉश प्लेन्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे लैंडफॉर्म्स जो है डिपोजिशन के भी हम लोगों ने बात कर ली है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जितने भी लैंडफॉर्म्स इस चैप्टर में दिए गए हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। अब जो इसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है दैट इज द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स, इसको हम लोग बुक में जाकर रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बुक में इसको। देखिए, द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स, जैसे कि हमने ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर पढ़ा था, उसी तरीके से ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स भी है, ठीक है। देखिए क्या है, दो द आइस एजेस वर एट देयर हाइट ओवर 30,000 years ago, the effect of glaciation on both landforms and human activities have profound influence in many parts of the world today। यानी कि आजकल बोला जा रहा है कि आजकल कोई आइस एज का पीरियड तो है नहीं, आइस एज का पीरियड तो अपने चरम पर था कब, 30,000 साल पहले, लेकिन फिर भी जो ग्लेशियर्स का इफेक्ट है, जो ग्लेशिएशन का इफेक्ट है, वो लैंडफॉर्म्स के ऊपर भी और ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर भी आज भी जो है उसका असर बहुत सारे जगहों पर वर्ल्ड में देखा जाता है, ठीक। देयर मोस्ट स्ट्राइकिंग इंपैक्ट इज फेल्ट इन द टेम्परेट रीजन्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका विच वर वंस अंडर कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स। यानी कि इसका सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिलता है वो कहां पर देखने को मिलता है, जो टेम्परेट रीजन्स है यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का, जो कभी जो था पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स हुआ करता था। आप लोगों को पता होगा जब हमने पहला लेक्चर, यानी कि इस लेक्चर का जब इस चैप्टर का जब पहला लेक्चर किया था पार्ट 1, वहां पर आपको एक मैप दिखाया था। उस टेम्परेट रीजन में मैंने आपको बताया था कि ये कुछ ऐसे रीजन्स हुआ करते थे जो पहले पूरे कंप्लीटली क्या थे, देवर अंडर दी आइस शीट्स। तो वही रीजन है ये टेम्परेट रीजन्स, ठीक है। फर्दर साउथ अगर हम चल दें, एंड ऑन दी हाई माउंटेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्लो मूविंग ग्लेशियर्स आर स्टिल शेपिंग द लैंडस्केप, जैसे कि इन दी एल्प्स, इन दी एंडीज, दी रॉकीज एंड द हिमालयास। तो इन सब जगहों पर आज भी जो है जो कुछ स्लो मूविंग ग्लेशियर्स हैं वो लैंडस्केप को आज भी क्या कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं। ग्लेशियल इन्फ्लुएंसेस ऑन मेन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द ग्लेशिएशन एंड द रिलीफ ऑफ द रीजन एंड वेदर द इफेक्ट्स आर ऑफ इरोजनल और डिपोजिशनल नेचर। यानी कि ग्लेशियल का जो इन्फ्लुएंसेस है आदमी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यानी कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उस पर फेवरेबल भी है, यानी कि अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है, फेवरेबल भी है, अनफेवरेबल भी है। वो डिपेंड करता है कि ग्लेशिएशन की इंटेंसिटी कैसी है, जो जगह है, जो प्लेस है, जो रीजन है, उसका रिलीफ कैसा है, और ये जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं ग्लेशियर से, ये इरोजनल है या डिपोजिशनल है, ठीक है। हिली रीजन्स में अगर हम लोग बात करें, सच एज द माउंटेन स्लोप्स ऑफ द स्कैंडिनेविया, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स हैव रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द टॉप सॉइल लीविंग देम क्वाइट बेयर ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। जहां पर माउंटेन स्लोप्स है वहां पर क्या हुआ है कि जो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स है जब वो मूव करें तो वो टॉप सॉइल को भी अपने साथ ले गए हैं, ठीक है। वो टॉप सॉइल ले गए तो उससे क्या है कि उस जगह पर अब मिट्टी जो है वो फर्टाइल रही नहीं है, फर्टाइल सॉइल रही नहीं है, तो वहां पर अब वेजिटेशन नहीं पाई जाती, ठीक है। सॉइल्स दैट डू एग्जिस्ट आर सो थिन दैट दे आर इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग इफेक्टिव एग्रीकल्चर। यानी कि ज्यादातर सॉइल तो वो ले गए हैं, जो थोड़ा बहुत बाकी थिन सॉइल बची हुई है उसमें एग्रीकल्चर नहीं हो पाती, ठीक है, वो काफी ज्यादा थिन है। ग्लेशियल ड्रिफ्ट्स इन दी वैलीज एंड बेंचेस और आल्प्स विच वर नॉट अफेक्टेड बाय ग्लेशियर्स हैव गुड पास्चर्स ड्यूरिंग समर। यानी कि ऐसी जगह जहां पर ग्लेशियर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है वहां पर अच्छा पास्चर होता है। पास्चर लैंड का मतलब क्या है, जहां पर हम लोग वो होता है अपने पशुओं के लिए जो घास वगैरह उगाते हैं, जहां पर वो ग्रेजिंग करते हैं, एनिमल ग्रेजिंग, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग जहां पर होती है, दैट इज नोन एज पास्चर्स, ठीक है। तो जहां पर इस तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ा है ग्लेशियर से, वहां पर आज भी हम बात करें तो ग्लेशियर, ये जो पास्चर्स हैं ये काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। कैटल्स आर ड्रिवन अप टू ग्रेज ऑन द ग्रास
एंड रिटर्न टू द वैली बॉटम इन विंटर। ठीक है, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि इनको जो लाइव स्टॉक है, जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, इनको उस जगह पे ले जाया जाता है, वहां पर ये लोग ग्रेजिंग करते हैं और सर्दियों में फिर वापस जो है वैली में नीचे आया जाता है। तो इस तरीके का जो एनिमल माइग्रेशन टाइप ऑफ फार्मिंग होता है इसको बोला जाता है ट्रांस ह्यूमेंस। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी में भी इसको काफी जगह बात कर चुके हैं। ठीक है, कि किस तरीके से ट्रांस ह्यूमेंस वगैरह होते हैं कि सीजन बाय सीजन जो है वो लोग मतलब माउंटेन स्लोप से, यानी कि नीचे से कह सकते हैं कि वैली से नीचे से ऊपर जाते हैं पहाड़ों की तरफ, फिर पहाड़ों से वो दूसरे सीजन में नीचे आ जाते हैं। दैट इज नोन एज ट्रांस ह्यूमेंस। ठीक है, एक्सटेंसिव बोल्डर क्ले प्लेन्स सच एज दोज ऑफ ईस्ट एंग्लिया एंड द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए आर सम ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स नोन। ठीक है, तो कहीं कहीं पर ऐसा भी है। अब आप देख सकते हैं जहां पर इरोजन हो रहा है वहां पर क्या है, वहां पर फर्टिलिटी खत्म हो गई है क्योंकि वहां से सॉइल जा चुकी है। ठीक, और जहां पर डिपोजिशन हो रहा है वहां पर एग्रीकल्चरल प्लेन काफी बढ़िया है। द लोएस्ट प्लेन्स ऑफ यूरोप एंड सेंट्रल यूएसए विद द हाई प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस आर गुड फार्मिंग लैंड। जहां पर ह्यूमस ज्यादा है, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो ज्यादा है, यहां पर भी फार्मिंग काफी अच्छी हो जाती है क्योंकि ये भी लैंड काफी फर्टाइल है। ऑन दी अदर एंड अगर हम बात करें द सैंडी और ग्रेवली आउटवॉश प्लेन्स, एग्जांपल द हीथ कवर्ड जीस्ट ऑफ नॉर्दर्न जर्मनी, द मार्शी बोल्डर क्ले डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल आइलैंड, द बैरन आइस स्काउट सर्फेसेस ऑफ द कैनेडियन एंड बाल्टिक शील्ड्स आर इनफर्टाइल। अब जहां पर सैंड होगी, जहां पर ग्रेवल होंगे, वहां पर तो फिर फर्टिलिटी होगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के जो एग्जांपल जगहों के नाम दिए गए हैं दे आर वेरी इनफर्टाइल। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस इरेटिक्स एंड पर्च्ड ब्लॉक्स इन द पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन एंड इन एल्बर्टा कैनेडा, many of them are gigantic shape obstruct farming and the use of machines। मैंने आपको बताया किस तरीके से जो इरेटिक्स हैं, किस तरीके से पर्च ब्लॉक्स हैं, ये जो है फार्मिंग में मतलब फार्मिंग में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उन पर बाधा पहुंचाते हैं। किस तरीके से पहुंचाते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर ये बहुत सारे होंगे तो वहां पर फिर एग्रीकल्चरल मशीनरी वगैरह जो है वो यूज नहीं करी जा सकती। ठीक है, इसके बाद जो मोरेनिक डिपॉजिट्स है, दे में डैम और ग्लेशियर्स में हॉलो आउट लेक्स विच ग्रेटली इनकन्वीनियंस लार्ज स्केल फार्मिंग और लैंड डेवलपमेंट। जहां पर मोरेनिक डिपॉजिट्स वगैरह है वहां पर भी इस तरह की तकलीफें देखने को मिलती हैं। बट व्हेन द लेक्स आर एलिमिनेटेड, जब वहां से लेक जो बन रहा है अगर वो लेक नहीं हटता, मतलब लेक अगर वहां से हट जाता है, ठीक है, पानी वगैरह उसमें से अगर हट जाता है, तो जो ओल्ड ग्लेशियर लेक बेड्स होंगे वो काफी ज्यादा क्या होंगे, उनमें एल्यूवियम काफी ज्यादा होगा। क्यों एल्यूवियम ज्यादा होगा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो अपने साथ ग्लेशियर जो मूव करके आया वो कहीं ना कहीं से एल्यूवियम लाया होगा, और जब वो एल्यूवियम डिपॉजिट कर देगा, वो जब लेक है तो वहां पर कुछ कर नहीं सकते, पानी है, जब वो पानी वहां से हट जाएगा तो वहां पर काफी ज्यादा जो एल्यूवियम है, और एल्यूवियम आप लोगों को पता है काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, तो वहां पर फिर क्रॉपिंग जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में हो सकती है। ठीक है, लार्ज लेक्स फॉर्म्ड बाय फॉर्मर ग्लेशिएशन, एग्जांपल द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मेक एक्सीलेंट वाटरवेज। अब ये वाटरवेज का काम भी करते हैं। ठीक है, दे में ऑल्सो कट डीप ओवरफ्लो चैनल्स वाइल ड्रेनिंग ऑफ, मेकिंग नेचुरल रूटवेज लाइक अ माउंटेनियस टेरेन, एग्जांपल द हडसन मोहॉक गैप दैट लिंक्स द इंटीरियर विद द अटलांटिक सीबोर्ड ऑफ यूएसए। ऑन द अदर हैंड्स, इन रीजन्स वेयर ड्रमलिन्स आर डोमिनेंट, द ड्रेनेज इज आइदर पुअर और मच कंफ्यूज्ड। ठीक है, कंफ्यूज का मतलब है कि ड्रेनेज एक तरीके से प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ड्रेनेज को नहीं पता कि किधर को उसको जाना है। ठीक है ना। इसके बाद अगला है जहां पर टर्मिनल और रिसेशनल मोरेन्स हैं, दे कंप्राइज कोर्स मटेरियल्स ऑफ लिटिल यूज टू मैन, बट फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स आर नॉट विदाउट देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। In the outwash plains, eskers and cames have been excavated to provide sands and gravel for highway and building construction। ठीक है, अब वहां की जो मतलब ये ग्रेवल्स और सैंड वगैरह हैं उनमें आप एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते, लेकिन उनको हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। द प्योरेस्ट सैंड्स आर एक्सट्रैक्टेड टू मेक मोल्ड्स फॉर मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग के लिए जो मोल्ड वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, कास्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसपे एक बाहर से पहले सांचा सा बनाया जाता है, मोल्ड बनाया जाता है, उसके अंदर फिर मेटल को पोर किया जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज कास्टिंग। तो उसके मोल्ड्स बनाने के लिए जो प्योरेस्ट सैंड है उसका यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर काफी फाइन सैंड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, दी लेक बेसिन्स ऑफ ग्लेशिएटेड माउंटेन्स प्रोवाइड नेचुरल रिजर्वायर्स। ठीक है, जो लेक के बेसिन्स होते हैं माउंटेड ग्लेशिएटेड माउंटेन्स में, वो नेचुरल रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। इन कंट्रीज लाइक स्कैंडिनेविया, स्विट्जरलैंड एंड कनाडा वेयर देयर इज लिटिल अवेलेबल कोल। अब वहां पर इन देशों में जो है कोल बहुत कम है, तो वहां पर क्या है कि जो स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स है दैट प्लंज डाउन फ्रॉम दी हैंगिंग वैली और अदर ग्लेशिएटेड अपलैंड्स आर बीइंग हार्नेस्ड टू प्रोवाइड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हमने कल बात की थी किस तरीके से जो हमारी हैंगिंग वैली है वहां से जो हमारी हमने बात करी थी ट्रिब्यूटरी वैली की। ठीक है, ट्रिब्यूटरी वैली से जो वाटरफॉल या स्ट्रीम के फॉर्म में जो पानी आ रहा है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी जगहों में जहां पर कोयला की कमी है, अब जैसे इंडिया में तो कोयला बहुत है। ठीक है, तो इंडिया में तो आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो रेशियो है, ओवरऑल जो कंट्री का पावर कंजम्पशन है, जो पावर प्रोडक्शन है,
उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक का बहुत कम रोल है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रोल है वो थर्मल का ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में कोल बहुत है, ठीक है। लेकिन ऐसी जगहों पर यहाँ पर कोल की सख्त कमी है, तो वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो इस तरीके से भी यूज की जाती है। दिस हैज हेल्प टू डेवलप मैनी ऑफ द केमिकल एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है तो वहां पर फिर केमिकल और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज भी जो है वो सेटअप हो जाती है। विद द मैग्निफिसेंट सीनरी provided by the glaciated land mountains, example the French, the Italian, the Swiss Alps, large number of tourists are attracted to them annually. Skiing, mountain climbing and sightseeing are all popular with alpine tourists. यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर्स का रीजन है, ठीक है, ये मैग्निफिसेंट सीनरी भी प्रोवाइड करते हैं और ये काफी ज्यादा एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट्स आप कह सकते हैं, टूरिस्ट हब आप कह सकते हैं, जहां पर लोग काफी ज्यादा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टूरिस्ट भी जाते हैं। तो ये भी इसका एक तरीके से क्या है, दिस इज ऑल्सो कैन बी एट्रीब्यूटेड वन ऑफ इट्स इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ द ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो ये चैप्टर इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हमने कोई भी चीज इसमें छोड़ी नहीं है। देख सकते हैं आप, एक एक वर्ड हमने बिल्कुल अच्छे से कवर किया है। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट रहा है, मान लीजिए समझाने में मेरे से मतलब मुझे तो लगा कि मैंने अच्छे से समझाया, अगर फिर भी आप लोगों को कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जो है बात पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी आप लोग पूछ सकते हैं और वहां पर आप जो भी बातें हैं, जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, वहां पर भी फिर उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर से अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, आई थिंक दैट इज अबाउट द डेजर्ट्स या एरिड लैंडफॉर्म्स को लेकर वो चैप्टर है शायद, तो उसी को हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके यहाँ पर आप अपने कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं और बहुत जल्द वहां पर नोट्स और क्विजेस भी अपडेट कर दिए जाएंगे। तो वीडियोस के जरिए आप लोग कंसेप्ट सीख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें, तो आप हमें ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।